हाय, आई एम कीर्ति। मैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैंने ज्योग्राफी से और मैं यूनिट 1 स्टार्ट की थी, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स का। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। उसका यूनिट 2 मतलब यूनिट 1 का पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज यूनिट 2 का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। इसके अंतर्गत दो भूगोलवेता सर्वप्रमुख हैं। एक हैं आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं हम्बोल्ट और रिटर। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर सही से। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। इसके अंतर्गत दो भूगोलवेता सर्वप्रमुख हुए। आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं जो हम्बोल्ट और रिटर। तो सबसे पहले हम हम्बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनका परिचय पढ़ेंगे। यानी खोजों के महान युग, जिसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है, की बाद 18वीं शताब्दी के भूगोलवेताओं यानी कौन थे? कांट आदि ने भूगोल के वैज्ञानिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। किंतु आधुनिक भूगोल की वास्तविक संस्थापना 19वीं शताब्दी में जर्मनी के दो महान भूगोलवेताओं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर ने किया था। इनका योगदान मौलिक विज्ञानों, मानविकी तथा कला के क्षेत्र में है। हम्बोल्ट और रिटर समकालीन थे। वे दोनों बर्लिन में रहते हुए अध्ययन, चिंतन और उत्कृष्ट लेखन का कार्य किया उन्होंने। इन दोनों विद्वानों को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इन दोनों की मुख्य कार्यकाल 1800 से 1959 के टाइम का ही है। भूगोल का आधुनिक शास्त्रीय काल के नाम से जाना जाता है। इस काल को भूगोल का आधुनिक शास्त्रीय काल यानी कि मॉडर्न क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। हम अब पढ़ने जा रहे हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, यानी उनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। 19वीं शताब्दी के महान भूगोलवेता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनका जन्म 1769 से 1859 में हुआ था, एक युग परिवर्तन और बहुमुखी प्रतिभा वाले विद्वान थे। इनका संबंध भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जलवायु विज्ञान आदि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने लगभग 64,000 किलोमीटर लंबी खोज यात्राएं की हैं। किन्होंने? हम्बोल्ट ने। और तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया था। उनका जीवन परिचय है इस प्रकार। हम्बोल्ट का जन्म जर्मनी में प्रसा के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रसा की सेना में एक उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई और 1789 गाटिंगन विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। गाटिंगन में उनका संपर्क प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी जॉर्ज फास्टर्स से हुआ। इनसे प्रभावित होकर हम्बोल्ट की रुचि वनस्पतियों के अध्ययन में लगने लगी। गाटिंगन में अध्ययन की अवधि में हम्बोल्ट ने जॉर्ज फास्टर के साथ राइन नदी होते हुए नीदरलैंड और वहां से जलमार्ग द्वारा इंग्लैंड की यात्रा किया। हम्बोल्ट उच्च शिक्षा के लिए 1790 में हैम्बर्ग के एक वाणिज्य महाविद्यालय में प्रवेश लिए और 1 वर्ष अध्ययन के पश्चात हम्बोल्ट ने खनिज विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए फाइबर्स अकेडमी ऑफ साइंस में प्रवेश लिया। इसमें उन्होंने भूविज्ञानी वर्नर के निर्देशन में भूविज्ञान का अध्ययन किया। अगला पॉइंट है, इन्होंने खाद्यान्नों में पाई जाने वाली वनस्पतियों पर वैज्ञानिक प्रयोग किया और उनके आधार पर लैटिन भाषा में एक पुस्तक फ्लोराe फाइबर जेनेसिस लिखा था। जिसमें खाद्यान्नों के भीतर पाई जाने वाली वनस्पतियों के विश्लेषण के साथ ही पारिस्थितिकी अध्ययन भी सम्मिलित था। हम्बोल्ट ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसे जर्मन में अर्डकुंडे और अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। यह शब्द बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ज़्यादातर अगर जो व्यक्ति नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है वो इन पॉइंटों को ध्यान में रखें और पेपर में लिखने टाइम भी अच्छा होता है अगर आप सही शब्दों का प्रयोग करें और सही जगह पर। इस पुस्तक की भूमिका में हम्बोल्ट ने लिखा है कि वनस्पतियों को भूगोल का अभिन्न अंग होना चाहिए। किस पुस्तक में? अर्डकुंडे पुस्तक में। हम्बोल्ट की जियोग्नाजिया नामक पुस्तक 1793 में प्रकाशित हुई थी। यह आधुनिक भूगोल के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किसको? जियोग्नाजिया पुस्तक को।
1799 में दक्षिण अमेरिका की यात्रा का प्रारंभ किया। कब? 1799 में दक्षिण अमेरिका की यात्रा का प्रारंभ किया हम्बोल्ट ने। सबसे पहले यह बोन प्लांट और ये वेनेजुएला के कुमाना नगर पहुँचे। मतलब कि इन्होंने बोन प्लांट के साथ यात्रा प्रारंभ की थी दक्षिण अमेरिका की। तो सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे? वेनेजुएला के कुमाना नगर पहुँचे। फिर 5 वर्ष तक लगातार यात्राएं करते रहे और 64,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी की यात्राएं किया उन्होंने। मतलब 5 साल में उन्होंने 64,000 से अधिक दूरी की यात्राएं की। फिर हम्बोल्ट ने 1800 में ओरिनिको नदी की लगभग 2700 किलोमीटर बेसिन का सर्वेक्षण किया और 1801 में वे दोनों कोलंबिया बंदरगाह कार्तेजेना पहुँचे। दोनों यानी कौन? बोन प्लांट और हम्बोल्ट, ये दोनों कहाँ पहुँचे? कार्तेजेना पहुँचे। पहुँचकर वहाँ से एंडीज़ पर्वत श्रेणी के सर्वेक्षण के लिए खोज यात्रा आरंभ की। एंडीज़ पर्वत श्रेणी के सर्वेक्षण के लिए खोज यात्रा आरंभ किया। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में एंडीज़ पर्वत श्रृंखला का सर्वेक्षण किया उन्होंने। किन किन स्थानों पर किया? उन्होंने कोलंबिया में किया, इक्वाडोर में और पेरू में एंडीज़ पर्वत श्रृंखला का सर्वेक्षण किया। पेरू की लीमा नगर पहुंचकर हम्बोल्ट ने, कहाँ पे? पेरू का लीमा नगर में पहुंचकर हम्बोल्ट ने लीमा नगर पर पहुंचकर हम्बोल्ट ने समुद्र यात्रा का सर्वेक्षण किया। किसका किया? समुद्र यात्रा का सर्वेक्षण किया तथा उन्होंने पेरू तट के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा का पता लगाया, जिसे पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये घूमे वहाँ पर पेरू के तट के पास, तो उस वजह से उनका नाम, हम उस धारा का नाम जो कि ठंडी जलधारा, उसका नाम हम्बोल्ट धारा पड़ गया। इन्होंने ढूंढा था इस कारण से। और 1806 में हम्बोल्ट नेपोलियन से पराजित हुए। कब हुए थे? 1806 में हम्बोल्ट जो नेपोलियन से पराजित हुए। हम्बोल्ट फ्रांसीसी भाषा में नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेशों की यात्रा शीर्षक के एक पुस्तक लिखी। अच्छा, हम्बोल्ट ने फ्रांसीसी भाषा में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेशों की यात्राएं, इस नाम से, जो 30 अंकों में प्रकाशित हुई। हम्बोल्ट की रचना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है कॉस्मोस, जिसे अंतिम खंड का प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1862 में हुआ था। यानी कि हम्बोल्ट की रचना कॉस्मोस है। अगला है राइनलैंड बेसाल्ट, इनकी रचनाएं हैं ये। प्रकाशन इनका हुआ था कब? 1789 में। राइन बेसिन की शैली और खनिजों की विशेषताओं का वर्णन इसमें होता है। किसमें? राइनलैंड बेसाल्ट में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, जियोग्नाजिया। जियोग्नाजिया के अंतर्गत भूगोल के विषय क्षेत्र और अध्ययन पद्धति से संबंधित यह पुस्तक 1793 में, कब? 1793 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पुस्तक? जियोग्नाजिया। अगला पॉइंट है 3, यानी कि नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा। ये भी पुस्तक है। इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा फ्रांसीसी थी और पुस्तक 30 अंकों में प्रकाशित थी, जो कि हमने ऊपर पढ़ चुका है। और 1815 से 1820 के मध्य प्रकाशित हुई थी। कौन सी पुस्तक? नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा। दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर आधारित थी। यह जो बुक है वो दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर आधारित थी। मध्य एशिया बुक का नाम है, यानी कि एशिया सेंट्रल। 1829 में 2 खंड में प्रकाशित हुई थी मध्य एशिया। अगला पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल। मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल। मैक्सिको और क्यूबा का हम्बोल्ट द्वारा किए गए पर्यवेक्षण पर आधारित वर्णन है इसमें। किसमें? मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल में। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है कॉस्मोस। हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉस्मोस, जो 1845 से 1865 के मध्य 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कॉस्मोस समस्त विश्व का वर्णन, विस्तृत वर्णन होता है। कॉस्मोस में क्या है? समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन है। हम्बोल्ट का पुस्तक है कॉस्मोस। इसके अंतर्गत प्रथम खंड में प्रथम खंड में, मतलब कॉस्मोस का 5 खंड है, तो प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप का सामान्य वर्णन है। दूसरे खंड में प्रकृति के चित्रण और वर्णन में मानवीय प्रयासों के इतिहास की चर्चा की गई है। तीसरे खंड में किसका? कॉस्मोस के तीसरे खंड में खगोल विज्ञान का वर्णन है। चौथे और 5वें खंड में
पृथ्वी का मानव गृह के रूप में वर्णन है। किसका है? पृथ्वी का जो है मानव गृह के रूप में वर्णन है। हम्बोल्ट का विधि तंत्र यानी मेथोडोलॉजी ऑफ हम्बोल्ट, मतलब कि हम्बोल्ट ने इन सब चीज़ों का प्रयोग किन किन विधियों के द्वारा किया है, इसमें इस चीज़ की चर्चा हुई है। पॉइंट नंबर 1 नहीं, पॉइंट नहीं है, वैसे ही है। हम्बोल्ट की अध्ययन विधि या विधि तंत्र का मूलाधार यानी मूल आधार वैज्ञानिकता थी। वे कल्पना पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन पर विश्वास करते थे। हम्बोल्ट कल्पना पर नहीं प्रत्यक्ष दर्शन पर विश्वास करते थे। उनके विधि तंत्र के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। पक्ष नंबर 1 आनुभविक विधि यानी कि एम्पिरिकल मेथड। इसके द्वारा तथ्यों के प्रेक्षण, परीक्षण, मापन आदि प्रायोगिक क्रियाओं द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। इनकी पद्धति अनुभविक और आगमनात्मक थी। पॉइंट नंबर 2 क्रमबद्ध विधि यानी सिस्टमैटिक मेथड। इसके द्वारा तथ्यों का अध्ययन वर्गीकरण विधि से विषयानुक्रम के अनुसार किया जाता है। यानी क्रमबद्ध विधि में तथ्यों का अध्ययन और वर्गीकरण विधि से नियम विषयानुक्रम के अनुसार किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 3 तुलनात्मक विधि भी है यानी कि कंपैरेटिव मेथड। इसके अंतर्गत दृश्य घटनाओं या तथ्यों के वितरण, स्वरूप, प्रतिरूपों तथा प्रेक्षणों की तुलना करते हुए निष्कर्ष निकाला जाता है और सामान्यीकरण किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है रेखाचित्रीय विधि कार्टोग्राफिकल मेथड। इसके अनुसार तथ्यों के वितरण, प्रतिरूपों को अधिक स्पष्ट करने के लिए मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्रों और आरेख का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? रेखाचित्रीय विधि में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 सूक्ष्मता और परिशुद्धता। इसके अंतर्गत वह सूक्ष्मता और परिशुद्धता भी रखते थे। इसमें प्रेक्षण की सूक्ष्मता और यथार्थता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और तथ्यों की माप सूक्ष्म ढंग से की जाती है। कॉस्मोस में क्रमबद्ध विधि को अपनाया गया है। कॉस्मोस में कौन सा विधि? कॉस्मोस लिखने में क्रमबद्ध विधि को अपनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको मतलब नोट कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा हम्बोल्ट उन अग्रणीय वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने प्रथम बार कालमापी का प्रयोग करके स्थान की देशांतरों को निश्चित किया था। एंडीज पर्वत पर ऊंचाइयों की माप के लिए उन्होंने वायु दाब मापी का प्रयोग किया था। अच्छा, एंडीज पर्वत पर ऊंचाइयों की माप के लिए उन्होंने वायु दाब मापी का प्रयोग किया था। हम्बोल्ट की भौगोलिक संकल्पनाएं यानी कि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हम्बोल्ट। मानव गृह के रूप में भूतल, मतलब हम्बोल्ट की भौगोलिक संकल्पना 6 प्रकार पे हैं, 6 तरफ से है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है मानव गृह के रूप में भूतल। नंबर 2 है स्थानिक वितरणों का विज्ञान। पॉइंट नंबर 3 है सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत हम्बोल्ट ने विश्व भूगोल का सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया है, किंतु उनके भौतिक भूगोल में मानवीय अध्ययन भी सम्मिलित होते हैं। कॉस्मोस की लाइन है, कॉस्मोस में लिखी हुई ये लाइन है, भौतिक भूगोल का उद्देश्य सजीव और निर्जीव प्रकृति के मध्य संबंध श्रृंखला का अध्ययन करता है। पॉइंट नंबर 4 है भूगोल भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। भूगोल क्या है? भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। पॉइंट नंबर 5 है तथ्यों की विषमंगता। और पॉइंट नंबर 6 है पार्थिव एकता यानी कि पार्थिव एकता देखते हैं क्या होता है। पार्थिव एकता में हम्बोल्ट का अटल विश्वास था। उसके अनुसार प्रकृति के जैविक और अजैविक सभी तथ्य परस्पर संबंधित होते हैं। अच्छा, इनके अंतर्गत जैविक और अजैविक यानी सजीव और निर्जीव दोनों तथ्य परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी में एकता पाई जाती है। हम्बोल्ट के पार्थिव एकता के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी में एकता पाई जाती है और भूगोल में इसी एकता का अध्ययन किया जाता है। ब्रुन्स के अनुसार हम्बोल्ट ने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक आत्मा ही संपूर्ण प्रकृति को सजीव बनाए हुए हैं। केवल एक ही जीवन पत्थरों, वनस्पतियों, जंतुओं और स्वयं मनुष्य में भी व्याप्त है।
यह प्रकृति को एक जैविक इकाई यानी कि बायोलॉजिकल यूनिट मानते थे, जिसकी उत्पत्ति किसी विशेष क्षेत्र में जैव यानी चेतन और अजैव यानी कि अचेतन वस्तुओं के सुव्यवस्थित अंतर संबंधों से होती है। इसलिए वे एकीकृत विज्ञान में विश्वास रखते थे। जिसमें समस्त भौतिक, जैविक और सामाजिक विज्ञान सम्मिलित रहते हैं। निष्कर्ष है हमारा क्या कि भौगोलिक चिंतन के इतिहासकार एक मत से हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक मानते हैं। डिकिंसन 1969 के अनुसार वे आधुनिक चिंतन के मार्गदर्शक के साथ ही वे भविष्य देखने वाले भी थे। डी मार्तोनी का समय है 1948 के अनुसार हम्बोल्ट ने भूगोल की दो मौलिक विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। पॉइंट नंबर 1 कार्य कारण का सिद्धांत और नंबर 2 है सामान्य भूगोल का सिद्धांत। तो हम्बोल्ट ने आधुनिक और अनुभविक और आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया था और वे प्रेक्षण की सूक्ष्मता तथा परिशुद्धता पर विशेष बल देते थे। हम्बोल्ट भूगोल में क्रमबद्ध और प्रादेशिक अध्ययन को एक दूसरे का पूरक मानते थे। हार्टशोर्न के अनुसार तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल के वास्तविक मार्गदृष्टा हम्बोल्ट थे, न कि कार्ल रिटर। हमारा यूनिट 2 का मतलब कि ज्योग्राफिकल थॉट्स का यूनिट 2 का पहला पॉइंट हम्बोल्ट मतलब कि 19th सेंचुरी का पहला भूगोलवेता समाप्त हुए। अब हम दूसरे भूगोलवेता का स्टार्ट करेंगे, कार्ल रिटर का। तो कार्ल रिटर देखते हैं। कार्ल रिटर का समय है 1779 से लेके 1859। जर्मनी के महान भूगोलवेता और हम्बोल्ट के समकालीन थे। हम्बोल्ट के साथ ही कार्ल रिटर को भी आधुनिक भूगोल के संस्थापक माना जाता है। बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। कौन? कार्ल रिटर जो हैं बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। इन्होंने भूगोल के विकास में चिरस्मरणीय और अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भौगोलिक अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की। हम्बोल्ट और रिटर दोनों एक दूसरे की रचनाओं को प्रशंसक और मित्र थे। भौगोलिक चिंतन के इतिहासकार हम्बोल्ट और रिटर दोनों विद्वानों के भौगोलिक दृष्टिकोणों और अध्ययन विधियों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए उन्हें आधुनिक भूगोल का युगल संस्थापक मानते हैं। कार्ल रिटर का जीवन परिचय। इनका जन्म साधारण परिवार में 1779 में हुआ था। उनके पिता पेशे से चिकित्सक थे, जिनकी मृत्यु के समय रिटर की आयु 5 वर्ष थी। तत्कालीन प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री क्रिश्चियन साल्जमैन रिटर से प्रभावित होकर उसे अपना शिष्य बना कर लेकर गए। उन्होंने उन्हें प्रयोगात्मक शिक्षण, जो उनका अपना प्रयोगशाला था, उसमें प्रयोगात्मक शिक्षण संस्थान में उसके शिक्षा की व्यवस्था कर दी। वहाँ गर्ट्स मूथस नामक शिक्षक के संरक्षण में रिटर को रखा गया था, जो प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर भूगोल की शिक्षा देने में अभिरुचि रखते थे। पॉइंट नंबर अगला, हार्टशोर्न 1939 में लिखा था कि रिटर के समय और उनके पश्चात शायद ही किसी विद्यार्थी को व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया हो जितना कि रिटर को तैयार किया गया है। रिटर फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए, वहाँ इतिहास और भूगोल का अध्ययन आरंभ किया। 1807 में रिटर की प्रथम भेंट हम्बोल्ट से हुई थी। हम्बोल्ट से भेंट भी हुई है, कब? 1807 में। और 1812 में यूरोप के प्रादेशिक भूगोल पर 2 खंडों में पुस्तक प्रकाशित किया था। किसने? रिटर ने 1812 में यूरोप का प्रादेशिक भूगोल पर कितने खंड में? 2 खंडों में पुस्तक प्रकाशित किया। 1814 से 16 के बीच में गाटिंगटन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और रिटर की अमरकृति अर्धकुंडे के प्रथम 2 खंड 1917 से 18 में प्रकाशित हुए। रिटर का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे के प्रथम 2 खंड 1917-18 में प्रकाशित हुई। यह ग्रंथ जर्मनी में
छा गई थी, जर्मनी में छा गई थी। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय बर्लिन में 1820 में नवसृजित भूगोल के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मिल गई। किसको? कार्ल रिटर को। और 1820 में बर्लिन भौगोलिक संस्था जो है की स्थापना की। अच्छा, 1820 में बर्लिन भौगोलिक संस्था की स्थापना की थी किसने? कार्ल रिटर ने। और 1959 में 80 वर्ष की आयु में रिटर की मृत्यु हो गई। यह संयोग ही था कि इसी वर्ष हम्बोल्ट का भी देहावसान हुआ था। आधुनिक भूगोल के दोनों संस्थापकों की मृत्यु के पश्चात भौगोलिक चिंतन के इतिहास में एक युग, जिसको शास्त्रीय युग कहा जाता है, का अंत हो गया। रिटर के ग्रंथ एक है यूरोप। इन्होंने यूरोप लिखा। यूरोप के अंतर्गत उन्होंने भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण किया। प्रथम प्रकाशन उन्होंने 1804 में हुआ था, किसका? यूरोप का। और द्वितीय खंड का प्रकाशन 1807 में हुआ था। अगला है यूरोप के 6 मानचित्र यानी कि रिटर ने 1806 में यूरोप के 6 मानचित्र को प्रकाशित किया था। अगला उन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किया था, यानी कि रिसर्च आर्टिकल भी उन्होंने प्रकाशित किया था। 1811 तक रिटर ने अनेक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके थे, जो मुख्यतः विधि तंत्र से यानी कि मेथोडोलॉजी से संबंधित थी। शोध पत्र जो है विधि तंत्र से संबंधित थे। अगला है अर्धकुंडे। यह रिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रंथमाला है, जिसका प्रकाशन 1807 से लेकर 1859 तक कुल 19 खंडों में हुआ था। किसका? अर्धकुंडे का प्रकाशन 19 खंड में हुआ था। यह एक भौगोलिक ग्रंथमाला है। रिटर ने भूगोल यानी ज्योग्राफी के लिए जर्मन में अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। यह जर्मन शब्द अर्धकुंडे कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है। रिटर के अनुसार भूगोल और इतिहास एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इनके अनुसार भूमि अपने निवासियों को प्रभावित करती है, उसी प्रकार निवासी भी भूदृश्य को परिवर्तित करते हैं। अर्धकुंडे के प्रथम 2 खंड क्रमशः 1817 से 1818 में प्रकाशित हुए थे। प्रथम खंड में अफ्रीका महाद्वीप तथा दूसरे खंड में एशिया महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन किया गया है। प्रथम खंड में अफ्रीका महाद्वीप का और दूसरे खंड में एशिया महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन किया गया है अर्धकुंडे में। वैसे तो 19 खंडों में है, फिर 2 का है वो। और डिकिंसन के अनुसार रिटर ने भूगोल को अर्धकुंडे या भूविज्ञान घोषित किया था, जिसमें स्थानिक दशाओं, सामयिक एवं औपचारिक तथा भौतिक विषमताओं के संदर्भ में स्थानों की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। 1817 से 1859 तक अर्धकुंडे के 19 खंड प्रकाशित हुए, किंतु उन सभी खंडों में अफ्रीका और एशिया के भूगोल का ही वर्णन किया गया। अच्छा, 19 खंडों में केवल अफ्रीका और एशिया के भूगोल का ही वर्णन किया गया है। रिटर का विधि तंत्र। कार्ल रिटर ने अपने अध्ययन और वर्णन में जिन विधियों को अपनाया था वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आनुभविक विधि यानी कि एम्पिरिकल मेथड को अपनाया था उन्होंने। यह भूगोल को एक आनुभविक विज्ञान मानते थे और उन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययनों के लिए इस विधि का चयन किया। वे विभिन्न भौगोलिक तथ्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण और निरीक्षण करते थे। प्रेक्षित तथ्यों, सूचनाओं को एकत्रित करते थे और उनके आधार पर सत्य तथा सामान्यीकरण का निर्धारण करते थे। तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड। कार्य कारण संबंधों को समझाने के लिए रिटर ने तुलनात्मक विधि का उपयोग मानते हुए अर्धकुंडे में भौगोलिक तथ्यों का विवेचन इसी विधि से किया है। तुलनात्मक विधि से उन्होंने अर्धकुंडे में भौगोलिक तथ्यों का विवेचन किया है, इसलिए उन्होंने अर्धकुंडे का दूसरा नाम सामान्य तुलनात्मक भूगोल रखा था। अच्छा, रिटर ने इनका तुलनात्मक विधि से किया था, इसलिए सामान्य तुलनात्मक भूगोल भी अर्धकुंडे को कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3 है विश्लेषण और संश्लेषण विधि।
एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड। रीडर पहले प्रेक्षित तथ्यों या एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण करते थे और उनकी तुलना करते थे। इसके पश्चात उनका संश्लेषण करते हुए क्षेत्र के सभी तथ्यों को समेकित करके सामान्यीकरण करते थे। इनकी यह अध्ययन पद्धति भूगोल को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। अगला पॉइंट है मानचित्रण विधि यानी कार्टोग्राफिकल मेथड। रीटर ने भौगोलिक तथ्यों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रण विधि को उपयोगी माना था। इसलिए उन्होंने यूरोप के 6 भौतिक मानचित्र भी बनाए थे। उन्होंने अर्धकुंडे के विभिन्न खंडों में भी प्रादेशिक मानचित्र दर्शाए हैं। रीटर की विचारधारा। कार्ल रीटर अपने समकालीन महान भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट से आयु में 10 वर्ष छोटे थे। बर्लिन में रहते हुए दोनों विद्वान एक दूसरे के कार्यों से परिचित थे। रीटर के विधि तंत्र और कार्यों तथा विचारधारा पर हम्बोल्ट का प्रभाव परिलक्षित होता है। रीटर की विचारधारा की प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पार्थिव एकता का पॉइंट नंबर 1 है पार्थिव एकता। रीटर पार्थिव एकता या प्राकृतिक एकता के पक्षधर थे। वे प्राकृतिक एकता में जैविक और अजैविक, मानवीय और गैर मानवीय सार और असार को सम्मिलित करते थे। उनके विचार से किसी अंश को अलग करने से संपूर्ण की संगति तथा एकता नष्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट है नियतिवाद। नियतिवाद के अंतर्गत रीटर नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि भौगोलिक विविधता से ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। किसी प्रदेश के मानव जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीति आदि पर वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है मानव केंद्रित भूगोल। कौन सा भूगोल? मानव केंद्रित भूगोल, यानी कि मानव जिसके बीच में हो। रीटर के शब्दों में जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है, रीटर कहते हैं। हेटनर के मत अनुसार रीटर ने मनुष्य पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि वह प्रकृति और मनुष्य के पूर्ण संबंधों को निर्धारित करने के उद्देश्य को ही भूल गए, ऐसा कहना हेटनर का है। अगला पॉइंट है ईश्वरपरक दृष्टिकोण। ईश्वरपरक दृष्टिकोण। रीटर का दृष्टिकोण धार्मिक विश्वास से प्रेरित था। रीटर का विश्वास था कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना स्वोद्देश्य की थी। उनका मानना था कि विभिन्न महाद्वीपों की संरचना, उच्चावच और धरातल का निर्माण अपने आप नहीं हो गया है, बल्कि वे सब ईश्वरीय नियमों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हार्टशोन के अनुसार रीटर के भूगोल में धर्मशास्त्र उन तथ्यों की व्याख्या की कुंजी थी जिनकी व्याख्या विज्ञान द्वारा नहीं हो सकती थी। रीटर ने अनुभव किया कि भूगोल के 3 मौलिक तथ्यों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। कौन से 3 तथ्य हैं? तथ्य 1 है ब्रह्मांड में पृथ्वी की अद्वितीयता। पॉइंट नंबर 2 है पृथ्वी की अद्वितीयता प्राणी, मतलब पृथ्वी के अद्वितीय प्राणी। पॉइंट नंबर 3 है मानव गृह के रूप में विश्व की प्रमुख भू इकाइयों में विभेदीकरण। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 6 प्रादेशिक उपागम। रीटर ने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक विधि को अपनाया था। उन्होंने भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके उनका भौगोलिक वर्णन किया। प्रदेशों के सीमांकन के लिए प्राकृतिक तथ्यों, पर्वत, नदी, घाटी आदि को आधार बनाया, न कि राजनीतिक सीमाओं को। यानी कि इन्होंने प्रादेशिक उपागम के रूप में राजनीतिक सीमा को आधार नहीं बनाया, उन्होंने पर्वत, नदी, घाटी को आधार बनाया है। इन्होंने प्राकृतिक प्रदेश के लिए जर्मन भाषा के लॉन्डेरकुंडे शब्दावली का प्रयोग किया था। जर्मन भाषा में किसने? प्राकृतिक प्रदेश के लिए उन्होंने
लॉडेर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। पॉइंट नंबर 7, संपूर्ण की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ होल। इसके अंतर्गत भौगोलिक अध्ययनों में रीटर का उद्देश्य सदैव एकाकी तथ्यों से समस्त घटनाओं की समिष्ट की व्याख्या करना होता था। उन्होंने अर्ध कुंडे के प्रथम खंड में अफ्रीका महाद्वीप के भौगोलिक वर्णन में इसी संकल्पना को आधार बनाया है। पॉइंट नंबर 8, प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। रीटर भौगोलिक अध्ययन हेतु प्रादेशिक विधि को अपनाया था। भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके उनका पृथक पृथक वर्णन किया था। प्रकृति में विद्यमान विविधता में एकता रीटर के प्रादेशिक भूगोल का मूल मंत्र था। रीटर के अनुसार प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्रमबद्ध भूगोल पृथ्वी की संपूर्ण सतह का विस्तारपरक अध्ययन है, जबकि प्रादेशिक भूगोल पृथ्वी की छोटी छोटी समायोजित क्षेत्रीय इकाइयों का गहन और सर्वांगीण अध्ययन है। इसी प्रकार क्रमबद्ध भूगोल का दृष्टिकोण सामान्य है और प्रादेशिक भूगोल का विशिष्ट है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कंसर्न डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। इसमें मुख्य तौर पे हमबोल्ट और रीटर को पढ़ना था, जो हमने कंप्लीट कर चुका है। हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है पूरे अच्छे से।